एस अवस्था पूर्ण करने के बाद उसके अंदर डीएनए की मात्रा तो हो जाएगी 4 पिकोग्राम, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या 2 ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। मैं डॉक्टर ब्रजेश लवानिया हाजिर हुआ हूं अगेन आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। देखिएगा, इसको नीट की दृष्टि से हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कई बार नीट में 6 से 7 प्रश्न तक भी पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्यतः हर बार आप देखोगे 3 प्रश्न लगभग इस चैप्टर से आते ही हैं। तो है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो देखिएगा, आज इस टॉपिक को मैं तैयार कराऊंगा और कम से कम 1 या 2 प्रश्न आप नीट के लिए तैयार करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस लेक्चर में और तैयार कीजिएगा नीट के लिए कम से कम 1 या 2 प्रश्न। देखिएगा, शुरुआत करता हूं इस टॉपिक की मैं कोशिका चक्र से। कोशिका चक्र क्या है? जैसे किसी जीव का जीवन चक्र होता है, वैसे ही कोशिका के जीवन चक्र को हम क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। जीव का जीवन चक्र क्या होता है? जीव के जन्म से लेकर के जीव के मृत्यु तक का जो अवधि होती है, काल होता है, उसे बोलते हैं जीव का जीवन चक्र। ऐसे ही किसी कोशिका के जन्म से लेकर कोशिका की मृत्यु तक का जो काल है, अवधि है, उसे हम कोशिका का कोशिका चक्र कहते हैं। देखिएगा, कोशिका की यदि हम बात करें, कोशिका का जीवन कब से आरंभ होता है, तो इस कोशिका ने, ये पैतृक कोशिका है, इसने विभाजन किया, ये 2 कोशिका बनी, तो ये इन कोशिकाओं का जन्म कहलाएगा। यानी कोशिका विभाजन ही कोशिका का जन्म है। और जब ये कोशिका जब 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसको हम इस कोशिका की मृत्यु मान सकते हैं। यानी 2 क्रमागत कोशिका विभाजनों के बीच की अवधि को हम कोशिका चक्र कहेंगे। समझ गए ना? कोशिका चक्र की जो आप बातें करते हैं, तो कोशिका चक्र में कई सारी आनुवंशिक रूप से नियंत्रित क्रियाएं एक निश्चित क्रम में संपादित होती हैं। वैसे तो ये पहले तो इनको आनुवंशिक नियंत्रित क्रियाएं क्यों कह रहे हैं, इसका कारण समझिएगा। इसका कारण ये है कि इनके क्रम को हम बाहर से निर्धारित नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए आनुवंशिक रूप से नियंत्रित क्रियाएं, और इनका क्रम भी सुनिश्चित होता है। जिस क्रम में पाई जाती हैं वही क्रम रहता है इनका। वैसे तो ये कई सारी क्रियाएं हैं, कई सारी इवेंट हैं, लेकिन इनमें से 3 इवेंट को, 3 घटनाओं को मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित करते हैं। देखिएगा, कोशिका जब बनती है तो सबसे पहले कोशिका अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं, जिसे हम कोशिका वृद्धि कहते हैं। अर्थात कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म की वृद्धि होना, यह कोशिका की वृद्धि कहलाती है। साथ ही उसके अंदर पाए जाने वाले केंद्रक में डीएनए का द्विगुणन, यानी डीएनए की मात्रा का द्विगुणन होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और फाइनली अंत में कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसे हम वास्तविक कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये तीनों क्रियाएं एक निश्चित क्रम में संपादित हो रही हैं। इसी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। जहां तक कोशिका चक्र की अवधि का सवाल है, तो देखिए, कोशिका चक्र की अवधि असल में अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, और या कहूं तो मैं अलग अलग कोशिकाओं का कोशिका चक्र की जो अवधि होती है वो भी भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। वैसे दुनिया की सारी कोशिकाओं को हम अलग अलग उनकी कोशिका चक्र की अवधि को याद नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम जो एनसीईआरटी में दे रखा है उनको तो हम याद रख ही सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, एक साधारण से बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में यदि हम देखें तो उसके कोशिका चक्र की अवधि होती है लगभग 20 मिनट। यानी 20 मिनट के अंदर आपने एक बैक्टीरिया रखा, वो 2 में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यदि किसी ईस्ट कोशिका को देखें, एक कवक कोशिका होती है, इसका जो कोशिका चक्र है वो लगभग 90 मिनट का होता है। यानी 90 मिनट के अंदर अंदर एक ईस्ट से 2 ईस्ट का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से हम किसी सामान्य स्तनधारी की सामान्य कोशिका की बात करें तो यही अवधि लगभग 24 घंटे होती है। यानी किसी सामान्य मनुष्य या स्तनधारी की सामान्य कोशिका की बात करें तो उसमें 24 घंटे में एक कोशिका 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कुछ मैंने अवधियां बताई, किसकी? भिन्न भिन्न कोशिका चक्रों की अलग अलग कोशिकाओं में। अर्थात कोशिका चक्र की अवधि अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग, और कभी कभी तो एक ही जीव की अलग अलग कोशिकाओं में भी अलग अलग हो सकती है। यानी कोशिका अवधि जो होती है, कोशिका चक्र की अवधि, वो जीव टू जीव या बोले तो कोशिका से कोशिका भिन्न भिन्न होती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, इसको एक हम निश्चित क्रम में यदि हम विभक्त करना चाहें तो कोशिका चक्र के प्रमुख 2 भाग हो जाएंगे। कौन से? एक भाग को बोलते हैं अंतरावस्था यानी इंटरफेज,
यानी कोशिका जब बनती है तो बनने के बाद वो पूरी उम्र भर ज्यादातर वो किस अवस्था में अपना समय व्यतीत करती है? अंतरावस्था में। ये कुल कोशिका चक्र की 95% यानी 95% अवस्था होती है। ऐसे मान लीजिएगा, यदि मैं किसी सामान्य मनुष्य या स्तनधारी की कोशिका की बात करूं तो वो 24 घंटे में एक कोशिका 2 में बदल रही है, तो उसमें से 95% भाग अर्थात 23 घंटे तक तो वो अंतरावस्था में रहती है, जिसमें वो अपने आप को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, और उसको वास्तविक विभाजन में केवल 1 घंटे का समय लगेगा। यानी 24 घंटे में कोशिका 1 से 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी, जिसमें से 23 घंटे वो तैयारी करेगी और 1 घंटे में वास्तविक विभाजन करेगी। अर्थात इसके 2 भाग हो गए। ये जो अंतरावस्था है जिसको आई फेज बोलते हैं या इसको तैयारी की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन की तैयारियां परिपूर्ण होती हैं, और उस तैयारी को करने के बाद एक छोटी सी अवधि के अंदर ही कोशिका विभाजित होकर के 2 में बदल जाती है, जिसे हम वास्तविक विभाजन की अवस्था या एम अवस्था कहते हैं, जो कुल कोशिका चक्र का 5% भाग होता है। अब इस प्रिपरेटरी फेज को या तैयारी की अवस्था की बात करें तो इसमें वैसे तो विभिन्न तैयारियां होती हैं, अभी मैं आगे डिटेल करूंगा, लेकिन इसमें 3 तैयारियों को हम प्रमुख रूप से याद रखेंगे। देखिएगा, इस पूरे अवस्था के तैयारी की अवस्था के दौरान लगातार कोशिका में सतत निरंतर रूप से कोशिका वृद्धि होती रहती है। कोशिका के अंदर सतत रूप से आरएनए का निर्माण होता रहता है, सतत रूप से लगातार उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। लेकिन डीएनए के द्विगुणन की बात करें तो डीएनए का द्विगुणन पूरी अंतरावस्था में नहीं होता, वो एक निश्चित अवधि में ही होता है, और उस अवधि को बोलते हैं हम एस अवस्था। एस बोले तो सिंथेटिक अवस्था यानी संश्लेषण की अवस्था। यानी क्या संश्लेषित होता है इसमें? डीएनए। अब देखिए, उसी आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। संश्लेषित अवस्था से पहले का जो वृद्धि का भाग है उसको बोलते हैं जीवन फेज, या जीवन फेज को हम गैप 1 भी बोल सकते हैं, ग्रोथ 1 भी बोल सकते हैं। चूंकि संश्लेषण से पहले की अवस्था है इसीलिए इसे संश्लेषण पूर्व अवस्था भी बोला जाता है। और उसके बाद जब डीएनए द्विगुणन हो गया, डीएनए का संश्लेषण हो गया, उसके बाद भी एक अवस्था बचती है, थोड़ा सा भाग बचता है इसका, उसको बोलते हैं G2 अवस्था। तो G2 अवस्था क्या हुई? संश्लेषण उपरांत होने वाली अवस्था। इसको हम G2 का मतलब हुआ गैप 2 या ग्रोथ 2, ऐसा बोल सकते हैं। वृद्धि की दूसरी अवस्था, क्योंकि पहली वृद्धि की अवस्था गैप 1 यानी G1 हो गई, और दूसरी वृद्धि की अवस्था गैप 2 या G2 हो गई। तो G का शब्द का अर्थ यहां पर, G लेटर का अर्थ या तो ग्रोथ ले लीजिएगा या गैप ले लीजिएगा। यानी इंटरफेज के हम 3 गैप कर लें तो ये पहला गैप है, ये संश्लेषण का गैप है, और इसके बाद ये दूसरा गैप है। लेकिन यदि हम इसको वृद्धि मानते हैं तो ये वृद्धि की पहली अवस्था, फिर डीएनए संश्लेषण, फिर ये वृद्धि की दूसरी अवस्था कहलाएगी। इस प्रकार से हम इसको अंतरावस्था को 3 अवस्थाओं में उपविभाजित कर सकते हैं। अब यदि हम इसे एक चक्रीय क्रम में देखें कि कोशिका चक्र कैसे संपादित होता है और उसमें क्या क्या बातें होती हैं, तो देखिएगा, यहां मैं आपको इसे डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और एक प्रश्न जरूर आएगा यहां से, देखिएगा ध्यान से। मैंने ये मान लिया कि भाई कोई भी एम अवस्था में कोशिका थी, वो कोशिका विभाजित होकर के 2 संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई, तो ये तुरंत ही किसमें प्रवेश कर जाती है? जीवन अवस्था में। यहां पर यदि हम क्रम देखें तो कोशिका चक्र का क्रम G1, S, G2 और M, ये 4 अवस्थाओं का एक निश्चित क्रम है, जिसमें से एम अवस्था तो केवल 5% होती है, बाकी पूरी अंतरावस्था G1, S, G2 ये कितने 95% भाग होता है। अब देखिए, जैसे ही कोशिका विभाजित हुई 2 संतति कोशिकाओं में, तो ये दोनों संतति कोशिकाएं जीवन में पहुंच जाती हैं। इसीलिए जीवन अवस्था को हम पोस्ट माइटोटिक अवस्था यानी माइटोसिस की उपरांत अवस्था कहते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रवेश कर गए। अब देखिए, ये दोनों कोशिकाएं जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, थोड़ी बहुत उनमें वृद्धि होने लगती है। लेकिन जैसे ही इस जीवन की आधी अवधि समाप्त होगी, पूरी इंटरफेज की नहीं, केवल इस जीवन अवस्था की जैसे ही आधी अवस्था समाप्त होगी, अब कोशिका को यहां पर निर्णय लेना पड़ेगा। क्या निर्णय लेना पड़ेगा? कि उसको विभाजन करना है या नहीं करना। अर्थात जो जीवन अवस्था का मध्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित बिंदु यानी आर बिंदु, यानी आर पॉइंट, यानी रेस्ट्रिक्शन पॉइंट।
मतलब यहां पर अब प्रतिबंधन हो जाएगा, कोशिका को ये डिसाइड करना पड़ेगा उसे विभाजन करना है या नहीं करना। जैसे हमारे शरीर में ज्यादातर कोशिकाएं कैसी हैं, जो विभाजन नहीं कर रही, जो विभेदित हो गई हैं और विभेदित होकर के अलग अलग अंग का काम कर रही हैं। आंख की सेल देखने का, नाक की सेल सूंघने का, स्टमक की सेल डाइजेशन का, पैंक्रियाज की सेल कोई और दूसरा काम कर रही है। तो इस प्रकार से अंगों के हिसाब से कोशिका को जो कार्य मिल गए, इनको हम विभेदित कोशिका कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं लगातार विभाजन कर रही हैं, जैसे हमारी अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिका लगातार विभाजन कर रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोशिका में दो बातें हो सकती हैं, या तो वो विभाजन करेगी या नहीं करेगी, तो किसी दूसरे कार्य को करने के लिए वो रूपांतरित हो जाएगी। तो ये जो कार्य है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो जीवन की मध्य अवस्था यानी आर पॉइंट पर ही निर्धारित होता है। तो देखिएगा, यहां मैंने मान लिया है कि माना एक कोशिका ने यह डिसीजन लिया कि मुझे डिवाइड नहीं करना। जैसे ही कोशिका ये डिसीजन लेती है मुझे विभाजित नहीं होना, तो कोशिका को कोशिका चक्र को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। कोशिका ने कहा हम नहीं खेल रहे तो मैदान छोड़ के बाहर जाओ, यानी कोशिका को कोशिका चक्र से निकल करके बाहर जाना पड़ेगा। और कोशिका जो होगी उसके अंदर जो विभाजन की क्रियाएं वो शांत हो जाएंगी, इसीलिए इसे शांत अवस्था या G0 अवस्था कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें केवल जो विभाजन की क्रियाएं हैं वही शांत हो जाती हैं, बाकी वो सामान्य कोशिकाओं की तरह नॉर्मली जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा नॉर्मल कोशिकाओं की तरह, सामान्य कोशिकाओं की तरह एक्टिव रहती है, सामान्य कोशिका की तरह ही सक्रिय रहेगी। अब बात करते हैं हम इसमें। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में कोशिका पहुंचती है तो कोशिका को विभेदित कर दिया जाता है, यानी रूपांतरित कर दिया जाता है किसी और कार्य को करने के लिए, जो मैंने अभी बताया था अलग अलग अंगों की कोशिकाएं कार्य करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपसे पूछा जाए ये जो विभाजन से बाहर निकलना है, कोशिका चक्र से बाहर निकलने का जो निर्णय है कोशिका का, ये कैसा है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? मतलब एक बार कोशिका ने बोल दिया मुझे विभाजन नहीं करना और वो विभेदित हो गई, तो क्या वो विभेदित ही रहेगी या वापस इस अवस्था में आ सकती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये उसका उत्क्रमणीय निर्णय होता है। मींस कोशिका जब एक बार क्विसेंस अवस्था में या G0 अवस्था में चली गई तो उसकी वृद्धि रुक जाती है और वो नए कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। लेकिन यदि कभी उसे ऐसा करना पड़े, लेकिन ध्यान रहे कोशिका का ये निर्णय उत्क्रमणीय जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कोशिका कभी भी अंदर चली आएगी। कोशिका अपने इस निर्णय को तभी बदल सकती है, तभी छोड़ सकती है जब उसको ऐसा करना पड़े। तो कभी कभी कोशिका आवश्यकता पड़ने पर वापस विभाजन में प्रवेश कर सकती है। ऐसी कोशिकाओं को हम पुनर्अविभेदित कोशिका कहते हैं, यानी डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। समझ गए ना? तो कोशिका दोबारा विभाजन भी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करेगी तभी जब उसको ऐसा करना पड़े। अब देखिए, बात करते हैं, मान लीजिएगा दूसरी कोशिका ने निर्णय लिया कि उसे विभाजन करना है। तो कोशिका का ये जो निर्णय है विभाजन करने का, ये कोशिका का निर्णय कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब एक बार कोशिका ने निर्णय ले लिया कि उसे विभाजन करना है तो उसको अब विभाजन करना ही पड़ेगा। फिर कोशिका ऐसे नहीं कह सकती हम नहीं खेल रहे ना, फिर उसको विभाजन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर ये निर्णय लेते ही कुछ ऐसे प्रक्रम आरंभ हो जाते हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। जैसे ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, यानी आरएनए का निर्माण शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, यानी प्रोटीन निर्माण आरंभ हो जाता है। साइटोप्लाज्म का द्विगुणन आरंभ हो जाता है। और ये सारे प्रक्रम 90% इसी अवस्था में पूर्ण भी हो जाते हैं। और जैसे ये 90% पूरे हो जाएंगे, वैसे ही कोशिका अगली अवस्था यानी एस अवस्था में प्रवेश कर जाती है। एस अवस्था के अंदर क्या होता है, मैंने बताया आपको, डीएनए का द्विगुणन होता है और डीएनए के साथ साथ वहां हिस्टोन प्रोटीन का भी द्विगुणन हो जाता है, यानी डीएनए डबल हो गया और हिस्टोन डबल हो गई। तो किसी क्रोमोसोम में पाया क्या जाता है, मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, यानी क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन भी डबल, डीएनए भी डबल, यानी कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम है, प्रत्येक क्रोमोसोम अंदर ही अंदर द्विगुणित हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन उसकी संख्या नहीं बदलती। यानी अंदर जितना माल मटेरियल है वो सब क्या हो गया, क्रोमोसोम में डबल हो गया, हिस्टोन डबल हो गई, डीएनए डबल हो गया। ऐसे मान लीजिएगा शरीर तो एक है लेकिन आत्माएं उसमें दो घुस गई, यानी क्रोमोसोम तो एक ही रहेगा लेकिन क्रोमोसोम के अंदर मटेरियल डबल हो गया। ऐसे मान लीजिएगा यदि किसी कोशिका में 2 पिकोग्राम डीएनए है
और 2 क्रोमोसोम है। तो एस अवस्था पूर्ण करने के बाद उसके अंदर डीएनए की मात्रा तो हो जाएगी 4 पिकोग्राम, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या 2 ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो ये आपको मुख्य बिंदु है जो ध्यान रखना है। जैसे ही कोशिका एस अवस्था को पूर्ण कर रही होती है तो उस दौरान मुख्य रूप से किसमें जो जंतु कोशिका होती है उनमें एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। वो सेंट्रोसोम का भी द्विगुणन हो जाता है और फाइनली इसको पूरा करने के बाद कोशिका प्रवेश कर जाती है इसकी इंटरफेज की आखिरी अवस्था में जिसका नाम है G2 अवस्था। G2 अवस्था में जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म का द्विगुणन है 10% बच गया था वो डबल हो जाएगा, 10% प्रोटीन बच गई होगी, थोड़ा बहुत आरएनए बच गया हुआ वो भी निर्माण हो जाएगा इसमें। और इसकी जो सबसे मुख्य बात है वो समझ लीजिएगा कि जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन है, ये नाम लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन उन प्रोटीन का नाम नहीं दे रखा। उस प्रोटीन का नाम है टिबुलिन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आगे स्पिंडल फाइबर निर्माण के लिए जरूरी होती है, उसका निर्माण भी इस अवस्था में यानी G2 अवस्था में हो जाता है। और सबसे प्रमुख बात, ये G2 अवस्था कंप्लीट होते होते कोशिका का साइज, कोशिका का आकार पूर्ण रूप से डबल हो जाता है। यानी कोशिका यदि 100 माइक्रोन की होगी तो G2 अवस्था पूर्ण होते होते वो 200 माइक्रोमीटर की हो जाती है। और जैसे ही कोशिका का आकार डबल हो जाता है कोशिका इसको छोड़ करके और वास्तविक विभाजन की अवस्था में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें मुख्य बिंदु याद रखिएगा। देखिए, आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन का निर्णय किस में होता है? जीवन अवस्था में। डीएनए संश्लेषण कहां होता है? एस अवस्था में। और विभाजन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है उनका संश्लेषण कहां होता है? उनका संश्लेषण होता है आपका कहां? G2 अवस्था में। और इस प्रकार से इन सारी तैयारियों को पूर्ण करने के बाद कोशिका किस में प्रवेश कर जाती है? कोशिका प्रवेश कर जाती है M अवस्था यानी वास्तविक विभाजन की अवस्था में। तो देखिए, इस प्रकार से ये थी क्या कोशिका चक्र की अवस्थाएं, जिसमें इंटरफेज अवस्था जिसकी G1, S और G2 अवस्था को अपन ने यहां पर पूरा किया। चलिएगा, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।